आज का टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एनसीईआरटी क्लास 10 का पहला टॉपिक, पहला चैप्टर। वन शॉट में पूरा चैप्टर एनिमेशन से समझाऊंगा, देखते रहिए। एक बार ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पहले देखते हैं। मिल्क अगर हम रूम टेम्परेचर में कुछ देर रख देते हैं तो मिल्क से कार्ड बन जाता है, मतलब दही बन जाता है। क्यों? अगर आयरन तवा, पैन या फिर कुछ नेल को ओपन एयर, जो ह्यूमिड एयर होता है, एटमॉस्फेयर होता है, उसमें रख दें तो ऐसे जंग लग जाता है, जिसको कोरोशन बोलते हैं। क्यों होता है? या फिर ग्रेप्स फर्मेंटेड होते हैं, आपको पता ही है, ग्रेप से ग्रेप्स जूस निकालते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस से। या फिर कुकिंग ऑफ फूड की बात कर ले, जो हम खाना पकाते हैं तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चला जाता है, ये परमानेंट चेंज होता है। या फिर हम फूड डाइजेशन की बात कर ले, हम जो खाना खाते हैं, जो डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में। या फिर हम रेस्पिरेशन जो कर लेते हैं, रेस्पिरेशन की अगर बात कर लें, ये सारे होते क्या हैं? ये सारे होते हैं डेफिनेटली वन टाइप ऑफ चेंज। In all above situation, the nature and the identity of the initial substance have somehow changed। मतलब इनिशियल सब्सटेंस चेंज हो रहा है और ये केमिकल चेंज हो रहा है, और केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन जरूर होता है। चलिए देखते हैं, एक एक्टिविटी से समझेंगे। पहले एक्टिविटी डेफिनेटली टीचर्स के अंडर करना जरूरी होता है, और जो प्रॉपर आई प्रोटेक्शन है स्टूडेंट को, वो पहन लेना चाहिए। चलिए, कैसे का होता है ये एक्टिविटी। Clean a magnesium ribbon about 2 centimeter long by a rubbing with sandpaper। एक मैग्नीशियम रिबन को जो 2 सेंटीमीटर हमने लेंगे, उसे हम क्या करेंगे, सैंडपेपर से घिस घिस के क्लीन कर लेंगे। उसके बाद एक जो पेयर ऑफ टोंग आता है उसे हम लेंगे, और एक मैग्नीशियम जो फीता या फिर मैग्नीशियम रिबन होता है, उसको टोंग से हम पकड़ेंगे, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब चलिए, ये टोंग आ गया, ये आ गया मैग्नीशियम रिबन, और ये आ गया बुनसन बर्नर। तो हम क्या करेंगे, आग जला देंगे बुनसन बर्नर में। आप टोंग से मैग्नीशियम रिबन को अगर जाएंगे तो क्या होगा, ये जलने लग जाएगा, ऐसा जलते रह जाएगा। आप देख पाएंगे, अगर एक्टिविटी करेंगे तो जरूर पता चल जाएगा। फिर भी बोल रहा हूं, एक्टिविटी शुड बी टेक केयर, डेफिनेटली आई प्रोटेक्शन के साथ करना है, और टीचर के गाइडेंस में जरूर करना है। तो ये मैग्नीशियम फीता और मैग्नीशियम रिबन जलने लगेगा। अगर इसको लाके हमने क्या किया, देखे माइक्रोस्कोप में देखे, तो क्या आपको मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा डेफिनेटली मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्यों होता है ये? एज वी हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ डिजलिंग व्हाइट फ्लेम। बहुत ही सफेद जो आग निकल रहा था जब मैग्नीशियम रिबन जल रहा था। अब इट चेंजेस व्हाइट पाउडर, ये सफेद जो पाउडर में कन्वर्ट हो गया। ये क्या था? मैग्नीशियम पाउडर। दिस पाउडर इज कॉल्ड मैग्नीशियम पाउडर, राइट? या इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ये क्यों हुआ? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का बीच में जो रिएक्शन बना, इसके लिए हुआ है ये। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमने एक एक्टिविटी और ले लिया, यहां पर एक स्टैंड से एक टेस्ट ट्यूब को ऐड कर दिया। डेफिनेटली टेस्ट ट्यूब के बाजू में एक बीकर है जिसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन है, और बीकर में, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लग दिया, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। क्या रखा है? लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, एक ड्रॉपर ले लिया, उससे हमने क्या किया, कुछ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड को वहां पे ले लिया, और वो ले जाके सीधा हमने कहां पर डाल दिया, टेस्ट ट्यूब पे डाल दिया। ओके, जब धीरे धीरे आप डालते रहोगे तो क्या दिखाई देगा, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन कलर चेंज करेगा। ठीक है, येलो कलर आ जाएगा। ये क्यों आ गया? द येलो कलर्ड प्रिसिपिट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। क्यों आया ये? अब देखो, ये लेड ऑक्साइड कलर चेंज करने लगता है ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। चलिए, और एक चीज, और एक एक्टिविटी। अब कॉनिकल फ्लास्क हमने यहां पर लिया हुआ है, एक कुछ टुकड़े हैं, जिंक ग्रैन्युल्स बोलते हैं उसे। जिंक ग्रैन्युल के कुछ टुकड़े उस कॉनिकल फ्लास्क में हमने डाल दिया। अब डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 मतलब जो H2SO4 के साथ कुछ डाइल्यूट करके बनाया गया है, मतलब पानी मिला के उसको डाइल्यूट किया गया है। डाइल्यूट H2SO4 को हमने यहां पर रखा है तो बीकर में। अब क्या करेंगे,
तो उस डाइल्यूट H2SO4 का कुछ हिस्सा हमें ड्रॉपर से उठाना है ऐसे, और हमें क्या करना है, उस ड्रॉपर से इसमें अंदर मतलब कॉनिकल फ्लस्क के अंदर का जिंक ग्रैन्युल है उसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट पॉइंट करके मतलब डीप डीप करके डालते रहना है। इससे क्या होगा, इससे यहां पर रिएक्शन बनेगा। रिएक्शन के बाद आप अगर देखेंगे थोड़ा और डालेंगे तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो डेफिनेटली ये जो जिंक ग्रैन्युल्स है उसके साथ रिएक्ट करके एक गैस पैदा कर रहा है। देखिए गैस पैदा हो रहा है, वहां पर हमने मुंह में कॉर्क लगा दिया जिससे कि वो बाहर से ना निकले, वो ग्लास ट्यूब के अंदर ही रह जाए। तो ये वाला जो है हमें कौन सा गैस मिल रहा है, ये हाइड्रोजन गैस मिल रहा है, क्योंकि H2SO4 जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सॉरी H2SO4 जब जिंक ग्रैन्युल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है, हाइड्रोजन गैस, Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। अब देखते हैं इसका कंक्लूजन। फॉर्मेशन बबल्स जो बनता है वो एवोल्यूशन ऑफ गैस, कौन सा गैस ना, डेफिनेटली हाइड्रोजन गैस। हीट इज गिवन आउट, दैट इज चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है यहां पर, और चेंज ऑफ स्टेट भी हो रहा है। ये तीनों आपके एनसीईआरटी के एक्टिविटी में मिल जाएंगे, तो आप आसानी से ये तीन एक्टिविटी समझ गए होंगे क्योंकि बहुत आसान वाला एक्टिविटी है। चलिए, फ्रॉम द अबव थ्री एक्टिविटीज वी कैन से दैट any of the following observation help us to determine whether the chemical reaction has taken place। ये केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं। पहला, चेंज इन स्टेट होगा। दूसरा, चेंज इन कलर होना चाहिए। तीसरा, एवोल्यूशन ऑफ गैस होना चाहिए। चौथा, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं डेफिनेटली, ओके। और पांचवा जो होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। तो डेफिनेटली ये पांचों पॉइंट आपको डेफिनेटली याद करने होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं सेकेंड मॉड्यूल की तरफ, केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन। आपको पता ही है सॉलिड, गैस और जो लिक्विड जो वाटर के फॉर्म होता है, 3 स्टेट, उसको एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने के लिए ये सारी चीज आप क्लास 8-9 में पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार बता देता हूं। सॉलिड से अगर गैस बने तो सब्लिमेशन, और गैस से सॉलिड बने तो डिपोजिशन। लिक्विड से गैस बने तो एवापोरेशन, और गैस से लिक्विड बने तो कंडेंसेशन, और सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए मेल्टिंग, और लिक्विड से सॉलिड बनने के लिए फ्रीजिंग। तो नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन। चेंज इन स्टेट हमें पता करना है। देखिए चेंज इन स्टेट मतलब देखिए यहां पर कलर चेंज हो रहा है, जैसे फल, कोई भी फ्रूट्स अगर पकने लग जाए तो उसका कलर तो चेंज हो ना। स्ट्रॉबेरी पहले क्या था, ग्रीनिश कलर में होता है, जितने जितने दिन जाएगा पकने लगेगा तो वो कलर चेंज कर देगा। या फिर अब रिवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी भी कंपनी या फिर जहां ये सारे इंडस्ट्री रीजन होते हैं वहां पर जाएंगे तो ऐसे सारे धुआं निकलते हुए देखेंगे क्योंकि वो गैस प्रोड्यूस हो रहा है। चेंज इन टेम्परेचर, अगर किसी ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा रख दिया तो ग्लास का कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि उसका टेम्परेचर डेफिनेटली होगा और ये गलने लगेगा, आउटसाइड से हीट एब्जॉर्ब करके वो पानी में बदल जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर डेफिनेटली। और फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट, डेफिनेटली ये हल्दी को अगर हमने किसी वाटर में, किसी बीकर में मिला दिया तो ये हो सकता है। अब हमें क्या करना है, वैलेंसी चार्ट याद करना है। देखिए वैलेंसी चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। OH माइनस को हम बोलेंगे हाइड्रोक्साइड, Cl माइनस को हम बोलेंगे क्लोराइड, Br माइनस को हम बोलेंगे ब्रोमाइड, I माइनस को हम बोलेंगे आयोडाइड, NO3 माइनस को हम बोलेंगे नाइट्रेट, HCO3 माइनस को हम बोलेंगे बाइकार्बोनेट, AlO2 माइनस को हम बोलेंगे एल्यूमिनेट, Ag प्लस को हम बोलेंगे सिल्वर, Na प्लस को हम बोलेंगे सोडियम, एंड H प्लस को हाइड्रोजन एवं K प्लस को हम बोलेंगे पोटाशियम। इन सारे चीजों का वैलेंसी क्या होगा, डेफिनेटली वैलेंसी होगा, सबकी वैलेंसी एक है। अब इधर देखिए CD2 प्लस मतलब कैडमियम, Ca2 प्लस मतलब कैल्शियम, Mg2 प्लस मतलब मैग्नीशियम, Hg2 प्लस मतलब मरकरी, Zn2 प्लस मतलब जिंक, Ba2 प्लस मतलब बेरियम, O2 माइनस मतलब ऑक्साइड, S2 माइनस मतलब सल्फाइड, Cr2O4 2 माइनस मतलब क्रोमेट, CO3 2 माइनस मतलब कार्बोनेट, SO4 2 माइनस मतलब सल्फेट, और ZnO2 2 माइनस मतलब जिंकेट। 2 प्लस या फिर 2 माइनस दिख रहा है तो इन सारे का वैलेंसी क्या होगा, डेफिनेटली सबकी वैलेंसी होगी 2। ठीक है, याद रखना है आपको। और एक इंपॉर्टेंट चीज, कॉपर और आयरन बोथ हैव वेरिएबल वैलेंसी, मतलब कॉपर और आयरन वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है
जैसे कि कॉपर 1 एंड 2 वैलेंसी देता है, आयरन 2 एंड 3, बट एल्यूमिनियम की वैलेंसी फिक्स्ड है 3। NH4 प्लस एल्यूमिनियम 1 और Pb2 प्लस में लेड का 2। ये कुछ एग्जाम्पल याद रखना है, एक्सेप्शन याद रखना है, क्योंकि ये जब आपका चैप्टर धीरे धीरे बढ़ेगा तो आपको ये याद रखना जरूरी होगा, क्योंकि ये काम में आएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट के केमिकल इक्वेशन की तरफ। A simple representation of chemical reaction in words is called word equation। जैसे कि मान ले मैग्नीशियम, उसके साथ हमने ऑक्सीजन का प्लस करके ऐड कर दिया, मतलब ये रिएक्शन बन रहा है। एरो दे दिए तो ये प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो पहले मैंने मैग्नीशियम रिबन का एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ये बन रहा था। तो ये सिंपल प्रेजेंटेशन है केमिकल रिएक्शन का वर्ड के थ्रू, इसलिए हम इसको बोलेंगे वर्ड इक्वेशन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसे हमें बोलेंगे रिएक्टेंट। राइट हैंड साइड में जो प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। और ये एरो का क्या काम है, एरो इंडिकेट्स शो द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, मतलब कौन सा चीज रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रहा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का यहां पर रिएक्शन हो रहा है और बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, अ केमिकल इक्वेशन इज अ शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट हैंड टाइप से लिखना है, छोटा करके लिखना है। मैग्नीशियम को हम कैसे लिख सकते हैं, Mg। अब ऑक्सीजन की बारी, तो ऑक्सीजन को हम लिखेंगे O2, क्योंकि वैलेंसी 2 है ना। तो चलिए, तो ये हमें क्या पता चलेगा, यहां से रिएक्ट बनेगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में Mg प्लस O2 क्या बनेगा, ये रिएक्टेंट बन जाएगा। राइट हैंड साइड में MgO क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। और एरो तो डेफिनेटली इंडिकेट करता है कि कौन से डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है। तो ये है केमिकल चेंज का, केमिकल रिएक्शन किस तरह लिखते हैं इसका प्रोसेस। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट on both sides is same, then it is balanced equation। अगर नहीं हुआ तो उसे कहेंगे अनबैलेंस्ड इक्वेशन और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। कंफर्म है? नंबर ऑफ एटम अगर बोथ साइड का सेम हुआ तो उसे हम बैलेंस बोलेंगे, नहीं हुआ तो ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जैसे कि देखिए MgO2 इक्वल टू MgO, ये क्या बैलेंस है या फिर अनबैलेंस है। हम अब बैलेंस कैसे करते हैं अनबैलेंस को, इक्वेशन को, अब हम वो पढ़ेंगे। देखिए इन द अबव रिएक्शन एग्जांपल ऑफ स्केलेटन केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है, Mg1 है। ये राइट हैंड साइड में देखिए Mg1 है, ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा है, तो ये बैलेंस नहीं है, अनबैलेंस है, इसीलिए हम उसको बोलेंगे स्केलेटल। अब ये स्टेप इन्वॉल्विंग इन राइटिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन को कैसे लिखते हैं समझिए। केमिकल रिएक्शन को लिखने की कुछ स्टेप है। रिएक्टेंट को पहले लिखना होता है, उसके बाद प्रोडक्ट लिखना होता है। जैसे कि Mg ब्रैकेट में जो S है, S मतलब सॉलिड स्टेट में है, उसके बाद O2 आएगा, O2 मतलब ऑक्सीजन गैसियस स्टेट, इसलिए G लिख दिया। अब प्रोडक्ट क्या आएगा, MgO, MgO पाउडर में आ रहा था, मतलब सॉलिड में, इसलिए हमने ब्रैकेट में S लिख दिया। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को हमें लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिखना है, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को सेपरेट बाय एन एरो, एरो देना है। दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो देना है कि ये रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बन रहा है हमारा। ओके, 2 और मोर रिएक्टेंट अगर हुआ तो उसे हम क्या करेंगे, प्लस साइन से ऐड करेंगे। जैसे Mg प्लस O2, प्लस साइन से हम दोनों को ऐड किए हैं। कंडीशन अगर कुछ हुए हैं, मान ले ये रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए, तो एरो के ऊपर डेल्टा, जैसे कि कंडीशन, हीट का कंडीशन क्या होता है, डेल्टा, तो उसको हमें ऐसे लिखना है एरो के ऊपर। ठीक है, ऑन एरो कुछ कंडीशन हुई है, या फिर ये जैसे कि N2 प्लस 3H2 जो बनते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला के क्या बनते हैं, एमोनिया गैस बनते हैं। उसमें टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 550 डिग्री सेल्सियस, तो एरो के ऊपर 550 डिग्री सेल्सियस लिखना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डैश ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट मेक रिएक्शन मोर इंफॉर्मेटिव। क्या, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब क्या, ये सॉलिड, गैस या फिर लिक्विड, कौन से स्टेट में है जो हमने ब्रैकेट में लिखा है, ऐसे हमें केमिकल इक्वेशन को लिखना है। सो नेक्स्ट पार्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए बैलेंस कैसे करते हैं। बैलेंस देखिए, बैलेंसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर
दिस टॉपिक। चलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसे कहते हैं? मास कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब मास को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल और द टोटल मास ऑफ द प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मतलब टोटल मास, रिएक्टेंट का टोटल मास इक्वल टू प्रोडक्ट का टोटल मास, दोनों ही सेम होना चाहिए। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट है। तो इसको हमको फॉलो करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है। जैसे कि A प्लस बी, हमें क्या आएगा, AB। तो यहां पर टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, A का मास और B का मास, और टोटल मास ऑफ क्या आएगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आएगा, AB। तो AB का मास दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो पाएगा। जैसे कि देखिए, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस। तो जिंक को हम कैसे लिखेंगे, Zn, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एरो आ गया, जिंक सल्फेट ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस का H2। तो ये ऐसे इक्वेशन को लिखना होता है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट का और राइट हैंड साइड मतलब प्रोडक्ट का। जैसे कि पहला जो एलिमेंट है जिंक, जिंक देखिए कितना है रिएक्टेंट में, लेफ्ट हैंड साइड में जिंक 1 है और राइट हैंड साइड में जिंक 1 है। तो ऐसे आपको चार्ट बना के लिखना है स्टेप पे। नेक्स्ट, हाइड्रोजन कितना है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं, H2SO4 में H2 मतलब 2 आ गया ना, ये 2 लिख दो यहां पर। राइट हैंड साइड में कितना है, देखो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है तो वो भी 2, तो लो 2 लिख दो। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है सल्फर। देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट है उसमें एक ही सल्फर है तो 1 लिख दो। राइट हैंड साइड में कितना सल्फर है, 1 ही है तो 1 लिख दो। बढ़िया। अब आएगा ऑक्सीजन की बारी। ऑक्सीजन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में सल्फ्यूरिक एसिड में 4 ऑक्सीजन, तो 4 लिख दो यहां पर। और राइट हैंड साइड में जिंक सल्फेट में भी 4 ऑक्सीजन है तो यहां पर भी 4 लिखना होता है। ऐसे आपको नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना होगा पहले। तो ये एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा, as the number of atom of the element is same on the both sides of the arrow, hence it is a balanced chemical equation। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला दोनों ही एटम सेम है, इसलिए हम इसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन अगर अनबैलेंस हुआ तो उसे कैसे बैलेंस करना है, ये बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है। तो चलिए इसके लिए हम अब सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप हाउ टू बैलेंस इक्वेशन। चलिए, तो ये आ गया Fe प्लस H2O, एक रिएक्शन फेरस के साथ पानी का रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनेगा, Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस। अब इसको बैलेंस करना है तो स्टेप बाय स्टेप देखिए। पहले ड्रॉ बॉक्सेस, जैसे कि मैंने बताया कि कौन कौन से रिएक्टेंट हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, इसको आप बॉक्स कर दो। स्टेप नंबर 2, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। मतलब जितने भी एलिमेंट यहां पर मौजूद हैं उसका नंबर ऑफ एटम का लिस्ट बनाओ, जैसे कि पिछले इक्वेशन में बनाया था। पहला एटम कौन सा है, फेरस मतलब लोहा। लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, मतलब रिएक्टेंट में 1 है, और प्रोडक्ट में कितना है, Fe3 मतलब 3 है। ओके, हाइड्रोजन कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, पानी के साथ 2, और यहां पर कितने हैं, H2 2। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ओनली 1, और यहां पर राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में कितने बने हैं, 4 बने हैं। तो देखो सिर्फ हाइड्रोजन बैलेंस्ड है लेकिन लोहा और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो उसको हमें बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे इसके लिए हमें स्टेप 3 जाना पड़ेगा। स्टार्ट बैलेंसिंग द कंपाउंड दैट कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। जिसमें सबसे ज्यादा एटम हो उसको बैलेंसिंग करना पहले जरूरी होता है। इसमें क्या है, Fe3O4 राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट में और लेफ्ट हैंड साइड में H2O। तो Fe3O4 में सबसे ज्यादा एटम है तो इसको हमें बैलेंस करना है। टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, पहले ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करो। देखो राइट हैंड साइड में कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं। तो इनिशियल में H2O का 1 है, प्रोडक्ट में कितने आए हैं, Fe3O4 का 4 है। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली हाइड्रोजन को ऑक्सीजन वाटर को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये प्रोडक्ट को हमें डेफिनेटली 4 हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब
तो ये क्या बन जाएगा, 4H2O बन जाएगा। H2O4 नहीं, 4H2O बनेगा, 4H2O। ओके, तो ये बन जाएगा। अब देखो ये हमने 4 लगा दिया यहां पर, अब आएगा we cannot alter the formula of the compound or element to equalize the number of atom। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की बारी, लेट्स बैलेंस द हाइड्रोजन एटम इन द partially बैलेंस्ड इक्वेशन। और हाइड्रोजन एटम की बारी देखिए, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो इनिशियल में कितना है, देखो 4H2, मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड में 4 लगा दिया तो हाइड्रोजन एटम कितना आ गया, 4 इंटू 2 8 आ गया। और राइट हैंड साइड में कितना है, सिर्फ 2 है। तो इसीलिए हमें यहां पर तो 8 ही रहेगा, लेकिन राइट हैंड साइड में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा। तो यहां पर इसलिए हमें 4 लगाना है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। ओके, बढ़िया। अब लास्ट स्टेप में देखिए, फेरस को बैलेंस करना है। फेरस को बैलेंस करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, फिर हमें इनिशियल में देखो फेरस कितना है, 1 है, और इधर राइट साइड में कितना है, 3 है, क्योंकि Fe3 है ना, Fe3O4 में Fe तो 3 होता है। तो अगर फाइनल में ये लेफ्ट हैंड साइड में अगर 3 हमने लगा दिया और राइट हैंड साइड में तो 3 तो होगा ही, जैसे कि हमें पता है कि Fe3 तो है ही, तो अगर 3 हमने लेफ्ट हैंड साइड में लगा दिया तो पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस होने के बाद क्या होगा, 3Fe प्लस 4H2O एरो Fe3O4 प्लस 4H2, ये आ गया फाइनल बैलेंसिंग। तो इसको हमें करना है। लास्ट स्टेप में क्या आएगा, चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन। आप चेक करना है कि ठीक ठाक हुआ है कि नहीं, कोई मिस्टेक है या फिर नहीं, आपको ये चेक जरूर कर लेना है। दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड। इसको हम क्या बोलेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप 7 की बारी। क्या है स्टेप 7 में, द फिजिकल स्टेट of the reactant and product are mentioned along with their chemical formula। अब फिजिकल स्टेट हमें लिखना है, जैसे कि सॉलिड है, गैस है, एक्वा सोल्यूशन है, लिक्विड में है, कैसे है। और शो फाइनल जो बैलेंस इक्वेशन आ गया, 3Fe, Fe क्या होता है, सॉलिड होता है, प्लस 4H2O गैसियस, तो एरो आ गया, Fe3O4 सॉलिड में आ गया और हाइड्रोजन गैस में आ गया। तो फाइनल बैलेंसिंग हो गया हमारा, फाइनल बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसको ऐसे बैलेंस करना है। और 8वां स्टेप क्या है, समटाइम द रिएक्शन कंडीशन सच दैट टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट एटसेट्रा एटसेट्रा आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो। मतलब कुछ कंडीशन होते हैं ना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, 340 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में चाहिए। तो 340 एटमॉस्फेरिक 340 ATM लिखना है। तो वो क्या करेगा, CH3OH लिक्विड स्टेट में आएगा। तो CO2 प्लस H2O सनलाइट में क्रिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोफिल देंगे तो ये फोटोसिंथेसिस बन जाएगा। तो C6H12O6 बन जाएगा ग्लूकोज, और 6O2 बन जाएगा। ठीक है, वो ये दोनों जो इक्वेशन हमने लिखा है यहां पर देखिए, 340 ATM ऊपर वाले में कंडीशन है, नीचे में सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों ही लगता है, इसलिए ये दो कंडीशन आपको मेंटेन करना है। और इसके साथ पानी डेफिनेटली रिलीज होगा। तो ये कंडीशन आपको चाहिए होंगे। तो अब चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। We have learned that during the chemical reaction, atom of one element do not change into those of another element. Definitely हमने सीखा है, nor do atoms disappear from the mixture or appear in the anywhere else. Actually, the chemical reaction involve the breaking and making of bonds between the to produce a new substance। मतलब ये बॉन्ड को ब्रेक करके न्यू जो प्रोडक्ट है उसको, न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। चलिए, जैसे कि बर्निंग ऑफ कॉइल में क्या हो रहा है, 2 ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ मिल रहा है तो वो जुड़ रहे हैं, जुड़ने से क्या हो रहा है, CO2 बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। C कार्बन सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन जो गैसियस स्टेट में है, तो ये बॉन्ड होके क्या बन रहा है,
कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैसियस है, हार्मफुल गैस है, आपको सबको पता ही होगा। और एक देखिए फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड किया, बन गया H2O, पानी क्रिएट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो वन एटम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन combine with two atom of hydrogen to form water molecules. ओके, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ ऐड हो गया तो क्या आया, वाटर, जो कि लिक्विड स्टेट में आपको मिलेगा। दो गैस का रिएक्शन से एक लिक्विड बनता है। ऐसे भी घुमा के क्वेश्चन दे सकते हैं, नेम अ रिएक्शन वेयर टू गैस इन्वॉल्व एंड मेक और प्रोडक्ट विल बी अ लिक्विड। ओके, चलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। मान ले एक रिएक्टेंट है ए, उसके साथ बी का क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, उससे क्या होगा, कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कंबाइन हो जाएगा, कंबाइन होकर क्या क्रिएट होगा, ए बी। तो ए और बी यहां पर रिएक्टेंट है और ए बी इसका प्रोडक्ट है, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट क्रिएट करेगा कंबाइन होके, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि मान ले कैल्शियम ऑक्साइड वाटर है, यहां पर 25 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है हमारा रूम टेम्परेचर, उसमें हमने अगर मिला दिया तो क्या बनेगा, देखिए टेम्परेचर अगर देखेंगे स्लेक्ट लाइम बन जाएगा और 30 डिग्री सेल्सियस, स्लेक्ट लाइम मतलब क्विक लाइम, जो हमने CO है प्लस हमने वाटर को मिला दिया तो क्या बन जाएगा, स्लेक्ट लाइम। तो क्विक लाइम से स्लेक्ट लाइम जो बन रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है यहां पर, ठीक है। डू यू नो अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड टू व्हाइट वॉशिंग वॉल, मतलब हमारे कभी कभी देखते हैं ना जो व्हाइट वॉश होता है दीवारों पे, उसके लिए ये सोल्यूशन यूज किया जाता है। Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the wall. अब ये कैल्शियम कार्बोनेट का थीन लेयर कैसे बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में होता है उसके साथ एक रिएक्शन बनाएगा, लेयर बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 और 3 days ऑफ व्हाइट वॉश एंड गिव्स अ शाइनी फिनिश। इसलिए क्या करता है कैल्शियम और कार्बोनेट का ये लेयर हमें शाइनी फिनिश दे देता है 2 से 3 दिन के अंदर, क्योंकि ये लेयर बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। और इट इज इंटरेस्टेड टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। ठीक है, चलिए इसलिए हमें मार्बल का इतना अच्छा फिनिश लगता है। तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एरो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ओके, प्लस वाटर आ जाएगा। बैलेंस कर दो, अगर बैलेंस है तो छोड़ दो, अगर नहीं है तो कर दो, जैसे कि बैलेंस मैंने सिखाया हुआ है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें किसे कहते हैं, देखिए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस को अगर बर्न किए, जैसे कि मीथेन, मीथेन तो नेचुरल गैस हुआ ना, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बर्न किए तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होगा, वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहां एक चीज देखना है, इसके साथ बहुत सारे हीट प्रोड्यूस होंगे। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। आप बैलेंस कर दो तो ऑक्सीजन के साथ 2 बैठा दो, वाटर के साथ 2 बैठा दो। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of product are called exothermic reaction, मतलब जिस रिएक्शन में हीट का प्रोड्यूस होता है एज ए प्रोडक्ट, हीट प्रोड्यूस होता है एज ए प्रोडक्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन की अगर बात करें, रेस्पिरेशन क्या होता है, सुगर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट क्रिएट करता है और वाटर होता है, और उसके साथ बहुत सारा एनर्जी, एनर्जी मतलब हीट के द्वारा ये निकल जाता है। तो हमें बैलेंस करना है तो दोनों तरफ 6 लगा दो प्रोडक्ट में, और ये यहां पर ऑक्सीजन के साथ 6 लगा दो, ये भी हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं एंडोथर्मिक की बारी। एंडोथर्मिक क्या होता है, ट्राइपॉड स्टैंड हमने एक ले लिया, वायर गॉज है यहां पर एक क्या ले लिया, सल्फर, एक कुछ प्लेट में या फिर कुछ में हमने क्या कर दिया, लगा दिया कुछ सल्फर, और इसको एक स्टैंड के साथ हमने ऐड कर दिया। अब ये बुनसन बर्नर है, बर्नर में क्या होगा, हीट देंगे तो यहां से क्या होगा, ये सल्फर कलर चेंज करने लगेगा।
आयरन अगर इसको मिला दे तो क्या होगा, डेफिनेटली आयरन सल्फाइड हो जाएगा। आयरन और सल्फर दोनों मिलेंगे तो बनेंगे क्या, आयरन सल्फाइड। इस रिएक्शन को करने के लिए हमें हीट देना जरूरी होता है, इससे हीट प्रोड्यूस नहीं होता। तो जो रिएक्शन करने के लिए हीट देना जरूरी है उसे हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक। Fe प्लस एस, तो ये आ गया हीट दिया तो बन गया FeS आयरन सल्फाइड। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड में ले गए तो Fe प्लस एस एरो FeS माइनस हीट कर सकते हैं, या फिर लेफ्ट साइड में प्लस हीट भी कर सकते हो, ठीक है। तो रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब्ड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब हीट देने से रिएक्शन होता है, एक्सो मतलब रिएक्शन के बाद हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसे कहते हैं। मान लो एक AB एक कंपाउंड है जो कि डिकम्पोज मतलब टूट रहा है, टूट के A और B निकल रहा है, जो कि कॉम्बिनेशन का ठीक उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन में क्या, A प्लस बी इक्वल टू AB होता है जुड़ के कॉम्बिनेशन से, और ये डिकम्पोज मतलब स्प्लिट हो जाता है, A और B अलग अलग कर देता है। तो देखिए, अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए, कैन टेक्स प्लेस अंडर 3 कंडीशन। ये 3 कंडीशन मानने चाहिए डिकम्पोजिशन होने के लिए। पहला देखते हैं, हीट, दूसरा एनर्जी, और तीसरा इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसको हमेशा याद रखिएगा, हीट, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी। हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या होगा। बुनसन बार्नर है नीचे, उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट को एक टेस्ट ट्यूब से लगा दिया जिसको स्टैंड से अटक दिया, दूसरे मारे में एक स्टैंड से लगा दिया, ये दोनों में एक कनेक्टर लगा दिया। अब यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो लाइम वाटर है हमने यहां पर रख दिया है। अब बुनसन बर्नर से अगर हीट को आप देंगे कैल्शियम कार्बोनेट से तो क्या होगा, गैस निकलेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से कहां नीचे आएगा, इस बॉटल में आएगा, ठीक है, ऐसे आ रहा है, देख रहे हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो लाइम वाटर है यहां पर आएगा। अब आने से क्या होगा, ये टर्न्स मिल्की, मिल्की मतलब जैसे कि मिल्क का कलर होता है उस तरह कलर में बन जाएगा, इसलिए उसको मिल्की कलर कहते हैं। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जो बन रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड जो था वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, वही एक कलर चेंज कर रहा है, समझ में आ रहा है, वही कलर चेंज कर रहा है। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन था हीट दिया, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये यूज मैन्युफैक्चर ऑफ यूज सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, ठीक है, इसको याद रखना। और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कलर चेंज के लिए दायी होता है। हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, देखिए टेस्ट ट्यूब लिया, फेरस सल्फेट क्रिस्टल ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब में लगा के हमने एक चिमटे के साथ उसको पकड़ के रखा है। बुनसन बर्नर से आग लगा दो, कुछ स्मेल आ रहा है क्या, हाँ एक स्मेल तो जरूर आएगा, क्योंकि ये जो है ये है FeSO4,7H2, मतलब ये ग्रीन विट्रियोल बन गया, ये आ गया हीट। हीट देने से क्या होगा, ये अलग हो जाएगा, क्या करेगा, ये कलरलेस FeSO4 बना देगा, और इसके साथ क्या बनाएगा, H2O। बैलेंसिंग तो जरूरी है, बैलेंस कर देना, कोई नहीं है। तो ये फेरस ऑक्साइड, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ द ट्यूब एट योर नेबर और योर सेल्फ। अपनी तरफ या फिर अपने दोस्तों की तरफ ये एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये जो टेस्ट ट्यूब का मुंह होता है, ओपन वाला हिस्सा होता है, इसको उसके तरफ नहीं करना या फिर खुद की तरफ भी नहीं करना। तो ये FeSO4 जो है, जो फेरस सल्फेट है, उसको फिर से हीट मिला तो वो बन गया फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सॉलिड फॉर्म में, और इसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड क्रिएट हुआ, और उसके साथ सल्फर ट्राई ऑक्साइड क्रिएट हुआ, ठीक है। पहले FeSO4 7H2O पानी अलग हुए बर्नसन बर्नर से हीट से, अब फेरस सल्फेट जो था फिर से टूट गए, किसमें प्रोड्यूस हुए, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। बैलेंस कर दो, कोई नहीं, ये इसके लिए ही स्मेल आ रहा था। हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, अब लेड नाइट्रेट सोल्यूशन हमने ले लिया,
उसको बुनसन बर्नर से हीट कर दो, लेड नाइट्रेट को बुनसन बर्नर से हीट करोगे तो क्या निकलेगा, धुएं, कलरफुल कुछ निकलते हुए दिखेगा तुम्हें, लेड ऑक्साइड। क्या निकलेगा, लेड ऑक्साइड। चलिए, ब्राउन जो कलर के फ्लेम होंगे वो तुम्हें दिखेंगे, जो होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड का। किसका, नाइट्रोजन ऑक्साइड का। जैसे कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है, PbNO3 का होल 2 होता है लेड नाइट्रेट। चलो हीट दिया तो क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए ये जो रंग है वो हमें दिखता है ब्राउन कलर में। ठीक है, बैलेंस करना जरूरी होता है, बैलेंस तो डेफिनेटली सिखा दिया है, कोई नहीं। A decomposition reaction carried out by heating is called thermal decomposition reaction. थर्मल डिपोजिशन, थर्मल मतलब हीट देने से डिकम्पोज हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फिर हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, बुनसन बर्नर लगा दिया, शुगर सॉल्यूशन, शुगर को ले लिया, शुगर को हमने हीट किया तो क्या होगा, फिर से धुआं निकलने लगेगा, ऊपर से फिर से धुआं निकलने लगेगा। ठीक है, तो क्यों निकल रहा है, देखो ये शुगर का हम लोग केमिकल फॉर्मूला क्या है, C12H22O11 ले लिया, हीट दे दिया, कार्बन प्लस पानी अलग अलग हो रहा है, तो इसको बैलेंस कर दो। एरो इंडिकेट्स एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस प्रोड्यूस हो रहा है। यहां पर कौन सा गैस प्रोड्यूस हो रहा है, कार्बन गैस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो हमें क्या पता चलता है, अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट या फिर हीटिंग ऑफ शुगर, ये सारे जो हैं इसके एग्जांपल है। अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सिल्वर ब्रोमाइड है यहां पर ले लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू लाइट। अब लाइट के लिए कैसे डिकम्पोजिशन होता है, देखो सिल्वर ब्रोमाइड को अगर सनलाइट में रख दिया तो इसका कलर चेंज होने लगेगा। देखो सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या है, AgBr, सनलाइट दे दिया, एरो कंडीशन, तो क्या अलग होगा, सिल्वर और उसके साथ ब्रोमीन अलग अलग हो जाएंगे, तो ये डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोज के वजह से इसका हमें कलर चेंज देखने को मिलता है। तो बैलेंस कर दो, तो सिल्वर क्लोराइड अगर ले लिया सनलाइट में तो क्या आएगा, सिल्वर और क्लोरीन, पिछले की तरह बैलेंस कर दो। तो ये जो थे हमें क्या पता चलता है, डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। लाइट के लिए जो डिकम्पोजिशन होता है उसे हम क्या बोलेंगे, फोटोलाइसिस। अब both these cases, both these reactions are used in black and white photography during process of development. ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी को डेवलप करने के लिए ये दो प्रोसेस यूज किए जाते हैं। अब देख लो, प्लास्टिक मग में हमने कुछ रबर स्टॉपर लगा के कुछ बैटरी लगा दिया, टेस्ट ट्यूब ले लिया, कैथोड है यहां पर, एनोड है यहां पर, वाटर रख दिया, उसके साथ स्विच को कनेक्ट करने के लिए, बैटरी का पावर सप्लाई देने के लिए एक स्विच लगा दिया और ग्राफाइट रॉड को ऐड कर दिया। क्या है ये, इलेक्ट्रोलाइसिस, हमें सभी पता है। अब इसमें क्या होगा, एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में ऐड करो। क्यों करना है, क्योंकि प्योर वाटर तो कंडक्ट नहीं कर पाएगा ना इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए एसिड डालना जरूरी होता है। डाइल्यूट कर दिया तो एसिडिक वाटर इज वाटर मिक्स्ड विथ फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड। अब कुछ एसिड डाल दिया यहां पर, तो एसिडिक वाटर क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा आयन, जो आयनाइजेशन प्रोसेस है उसका आयन प्रोड्यूस करेगा। तो इससे क्या होगा देखते हैं, ये पानी इलेक्ट्रिसिटी दे दिया तो ये स्प्लिट होकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में अलग अलग हो जाएंगे। ये देखो बुलबुले उठ रहे हैं, बुलबुले, ये कैथोड जो ग्राफाइट कैथोड और एनोड में से देखो देख रहे हो बुलबुले उठ रहे हैं, तो एक में होगा ऑक्सीजन, दूसरे में होगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है बैलेंस करने के तो देते ही दो। तो ड्यू टू डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से जो डिकम्पोजिशन बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कहां पर है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लाइक सोडियम, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये सारे एक्सट्रैक्शन करने के लिए ये यूज होते हैं। नेक्स्ट पार्ट, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, 5 स्टार रेटेड वाला टॉपिक है, पूरा दिमाग खाली करके पूरा सुनो अच्छे से। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस व आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड और
डेफिनेटली प्लाटिनम को इंक्लूड कर सकते हो, कोई नहीं है। तो ये ऊपर की तरह से नीचे एरो लगा दो। ये सारे सीरीज तुमको याद होना 100% चाहिए, नहीं तो ये जो क्वेश्चन आएंगे बाद में उसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसे हम याद करेंगे कैसे, देखो ये पोटाशियम से लेके जो गोल्ड है ये ऊपर से नीचे की तरफ एरो आया, मतलब सबसे रिएक्टिविटी हाई रिएक्टिविटी वाला ऊपर में है, कौन है? पोटाशियम है। नीचे कौन है? गोल्ड है, सबसे कम रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे की तरफ डिक्रीज होता है। मोस्ट रिएक्टिव पोटाशियम, लीस्ट रिएक्टिव गोल्ड। द अरेंजमेंट of metal in the increasing or decreasing order of reactivity is called reactivity series of metal। इसे क्या बोलेंगे? reactivity series of metal। ओके, चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? मान लो AB प्लस C ये अगर रिएक्ट करे तो क्या आएगा? एक स्टोरी की तरह समझो, A और B दोनों दोस्त हैं, तो दो दोस्त क्या करेंगे? बहुत ही बॉन्डिंग है इसके बीच में, तो तीसरा अगर कोई दोस्त आ गया C, वो C क्या करेगा? इस दोनों दोस्ती तोड़ेगा, A और B के बीच का दोस्ती तोड़ेगा। तो तोड़ के क्या करेगा? A और B को अलग कर देगा और वो खुद B से जुड़ जाएगा, ठीक है? और वो खुद B से जुड़ जाएगा। जैसे A और B बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे साहब, मान लो, तो ये C बीच वाला पर्सन आ गया, वो C क्या करेगा? अब B जो लड़की है उसको बोलेगा मेरे साथ आ जाओ, A को छोड़ दो, तो A को छोड़ देगा और वो क्या करेगा? C वो B के साथ जो लड़की है उसके साथ दोस्ती कर लेगा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। AB प्लस C ब्रेक होके AB से B को निकाल लिया, A को अलग कर दिया, वो दोनों का एक बॉन्डिंग बन के वो CB बन गया। उसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे व्हेन अ मोस्ट reactive element remove another element having less reactivity from its compound, this reaction is termed as displacement reaction। क्या बोलेंगे इसको? displacement reaction। चलिए, जैसे कि सैंड पेपर है, आयरन नेल ले लिया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दोनों टेस्ट ट्यूब में भर के स्टैंड के साथ लगा दिया, तो इसके साथ 20 मिनट तक हम क्या करेंगे? इसको आयरन नेल को डुबो के रखेंगे, तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन बन जाएगा कॉपर सल्फेट प्लस Fe, तो ये बन गया फेरस सल्फेट और डेफिनेटली कॉपर अलग हो जाएगा। तो इस तरह के रिएक्शन में देखो, कॉपर और सल्फेट के साथ जो बॉन्डिंग था वो फेरस आने की वजह से, फेरस क्या करेगा? सल्फेट को अपनी की तरफ खींचेगा। चलो, कॉपर में Cu प्लस था, SO4 माइनस था, 2 प्लस 2 माइनस। Fe क्या करेगा? SO4 को अपनी तरफ खींचेगा, खींच के बॉन्डिंग बना लेगा, FeSO4 हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो ये था डेफिनेटली। अब देखो, ये था रिएक्टिविटी सीरीज जो ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। सभी क्या करेंगे? क्या? डेफिनेटली करेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो होगा, मतलब मान लो ये Fe के ऊपर वाला जो होगा, ये यहां पर कौन कौन से रिएक्शन में इंक्लूड हुए हैं? कॉपर और फेरस। देखो कॉपर कहां पर है? देखो आयरन यहां पर है और कॉपर यहां पर है। कॉपर के साथ ये रिएक्शन क्यों किया? क्योंकि रिएक्शन कर रहा है आयरन। नया कौन आया? आयरन आया ना, आयरन उसके ऊपर है, इसलिए उसको अपनी तरफ सल्फेट को खींच लिया। अगर नीचे होता तो नहीं हो पाता, ठीक है? जैसे कि Fe और Cu में Fe ऊपर है, इसलिए Fe को अगर रिएक्शन में डालोगे तो ही ये हो पाएगा, लेकिन कॉपर और इसको अगर गोल्ड को डाल दोगे Fe की जगह तो ये हो नहीं पाएगा। इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज जरा जरूरी होता है। जैसे कि जिंक प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu, ये जो रिएक्शन है देखो जिंक और कॉपर के बीच में हो रहा है। जिंक कहां पर है और कॉपर कहां पर है? कॉपर और जिंक ये दो रहा, तो कौन है? कॉपर जो है और जिंक जो है, देखो जिंक ऊपर में है इसलिए वो सल्फेट को अपनी तरफ खींच रहा है। ये ऊपर में जो है, मान लो कि उसके पास बहुत ही बड़ा वो पैसे वाला है, तो जरूरी होता है कि सभी उसके तरफ खींचे चले जाएंगे। मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है उसका पावर ज्यादा होता है, वो अपनी तरफ सल्फेट को खींचने लगेगा, ठीक है? इसलिए जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। जिंक ऊपर में है तो खींचेगा, अगर नीचे होता कॉपर के तो नहीं खींच पाता, ठीक है? तो ये सारे ऐसे बनते हैं, जिंक डिस्प्लेस कॉपर। अब देखो Pb प्लस CuCl2, इसको PbCl2 प्लस Cu, ये क्या हुआ? Pb और Cu दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ। Pb ऊपर में है, अब कॉपर किधर है? यहां पर है,
तो ये किया, लेड डिस्प्लेस कर दिया कॉपर, क्योंकि कॉपर से ऊपर लेड है। ये किसके ऊपर कौन है, ये रिएक्टिविटी सीरीज तुमको 100% याद रखना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब डबल डिस्प्लेसमेंट देखो, ये एक दो दोस्त आए ए बी, जो ए का चार्ज पॉजिटिव है, बी का चार्ज नेगेटिव है, दोनों के बीच में बहुत दोस्ती है। और एक दोस्त यहां पर आए जिसका सी डी दोस्त है, सी और डी, सी प्लस है, डी माइनस है। प्लस को तुम मान के चलो एक लड़का है और माइनस को लड़की है। तो पहले जोड़ी में ए लड़का है, बी लड़की है, दूसरी जोड़ी में सी लड़का है और डी लड़की है। तो ये आ गए और ये क्या किया, इसने दोस्ती को, हमने बोला कि नहीं मैं उससे दोस्ती करूंगा, तो ये क्या होगा, प्लस और माइनस के बीच में दोस्ती होगा। तो ए क्या करेगा, डी से बॉन्डिंग बना लेगा, क्योंकि ए का चार्ज पॉजिटिव है, डी का चार्ज नेगेटिव है। और ये सी क्या करेगा, बी के साथ दोस्ती बना लेगा, तो सी का चार्ज पॉजिटिव होगा और बी का चार्ज नेगेटिव में आएगा। ठीक है, द रिएक्शन वेयर प्रिसिपिट is formed by exchange of ions between the reactants are examples of double displacement reaction। मतलब यहां पर दो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक बार ए डी के साथ बना रहा है, दूसरी बार बी सी के साथ बना रहा है। याद रखना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बॉन्ड हो सकते हैं, तो इसलिए ए डी के साथ बना रहा है, बी सी के साथ बना रहा है। ठीक है, तो ये any reaction that produces a precipitate can be called precipitation reaction। ओके, बढ़िया। रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, देखो टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, उसको एक बेरियम क्लोराइड वाला जो कंटेनर था उसमें हमने डाल दिया। ओके, तो क्या होगा, सोडियम सल्फेट जो के प्लस माइनस में मैंने लिखा Na प्लस SO4 माइनस, बेरियम क्लोराइड उसको भी प्लस माइनस में लिख दो। अब देखो सोडियम सल्फेट का जो सोडियम था वो बेरियम क्लोराइड का क्लोरीन को अपनी की तरफ खींचेगा, क्यों, सोडियम का पॉजिटिव है, क्लोरीन का माइनस है, तो क्या आएगा, BaSO4, Ba पॉजिटिव SO4 माइनस था, इसलिए बी सल्फेट को अपनी तरफ खींच लिया, और क्लोरीन को अपनी तरफ कौन खींचेगा, सोडियम, तो बनेगा क्या, सोडियम क्लोराइड। इसका पॉजिटिव उसका नेगेटिव के साथ ऐड हो गया, उसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव के साथ ऐड हो गया। आप इसको बैलेंस कर दो, कोई नहीं, बेरियम सल्फेट प्लस जिंक सल्फेट, क्या हुआ, क्या करेगा, देखो जिंक पॉजिटिव में है, उसका बेरियम सल्फेट का एस नेगेटिव में है, तो ZnS बन जाएगा, और बेरियम सल्फेट के साथ ऐड होके बेरियम सल्फेट होगा, जैसे कि पिछले इक्वेशन में हुआ था। तो इस तरह के इक्वेशन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक CuCl2, Cu प्लस Cl2 माइनस, ओके, उसके साथ हमने पोटेशियम आयोडाइड का कर दिया, पोटेशियम प्लस होता है, आयोडीन माइनस होता है। चलो, तो क्या करेगा, पोटेशियम प्लस Cl को पकड़ेगा, KCl बना देगा, और Cu क्या करेगा, आयोडीन को पकड़ेगा, CuI2 क्यूप्रिक आयोडाइड बना देगा। ठीक है, तो इसे जो रिएक्शन होते हैं ये सारे रिएक्शन क्या होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसको बैलेंस करना जरूरी होता है, डेफिनेटली हर एक इक्वेशन को बैलेंस जरूर किया करो। प्रिसिपिटेट इज सिंबलाइज्ड बाय एन एरो पॉइंटिंग डाउनवर्ड, जो प्रिसिपिटेट हो रहा है उसको एरो से हमें डाउनवर्ड दिखाना होता है, जैसे कि ये एरो हमने डाला हुआ है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉपर पाउडर चाइना डिस्क में रख दिया, वायर गेज के ऊपर, एक ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर वायर गेज रख के वहां पर रख दिया, बुनसेन बर्नर से हमने हीट करना चालू किया, तो क्या होगा, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा। कॉपर ऑक्सीजन को रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बढ़िया, रिएक्शन बना दो, कॉपर इज गेनिंग ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। बढ़िया, इथाइल अल्कोहल प्लस सोडियम क्या बनाएगा, C2H5ONA, सोडियम इथोक्साइड बना देगा, और क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। बैलेंस कर दो, कोई नहीं, तो इथाइल अल्कोहल हैज लॉस्ट हाइड्रोजन, यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है। पिछले टाइम क्या हुआ था, ऑक्सीजन को ऐड किए थे, ओके, तो हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है यहां पर, पिछले टाइम क्या किए थे, ऑक्सीजन का ऐड किए थे।
तो ये आ गया, आइदर ऑक्सीडेशन इज अ गेन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का गेन करना है, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, हमें उसको बोलना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या बोलना है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब रिडक्शन की बात देखो, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, तो क्या आएगा? मीथेन होगा। बैलेंस कर दो, ये हाइड्रोजन गेन कर रहा है, मतलब अब इस रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसलिए हाइड्रोजन को हम बोलेंगे गेन हो रहा है। और ओजोन, ओजोन स्प्लिट होकर ऑक्सीजन प्लस नेसेंट ऑक्सीजन बनाएगा। तो यहां पर क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। ऑक्सीजन का लॉस मतलब क्या? रिडक्शन को हम किसे कहेंगे? रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब रिडक्शन ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर ऑक्सीजन का क्या होगा? लॉस होगा, और हाइड्रोजन का गेन होगा। एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। समझ में आया? फिर एक बार, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का गेन होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है। रिडक्शन में ऑक्सीजन का लॉस होता है, हाइड्रोजन का गेन होता है। चलो, रेडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं? रेडॉक्स मतलब ऑक्सीडेशन का ऑक्स, रेडॉक्स का रेड, दोनों मिलाओ रेडॉक्स हो गया। When oxidation and reduction takes place simultaneously in a given chemical reaction, एक ही रिएक्शन में जब हमें देखने को मिले, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन। एक ही साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक ही साथ रिडक्शन हो रहा है। जैसे कि ये देखो, CuO प्लस हाइड्रोजन, तो इसे क्या बनेगा? Cu और H2O। यहां पर देखो, CuO ऑक्सीजन को भगा रहा है और Cu में कन्वर्ट हो रहा है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑक्सीजन मतलब क्या? रिडक्शन हो रहा है। और यहां पर हाइड्रोजन था, वो ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लिया, खींच के क्या किया? ऐड करके पानी बना दिया। पानी बना दिया मतलब ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है, ऑक्सीजन ऐड मतलब ऑक्सीडेशन। तो ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसलिए इसको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। CuO इज चेंजिंग टू Cu, जो ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू कॉपर, एंड यहां पर हाइड्रोजन चेंजिंग टू H2O बाय एडिंग डेफिनेटली ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन यहां पर हो रहा है। चलिए और एक देखते हैं, CO गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, एकदम, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जो ऑक्सीजन देता है, मतलब CO यहां पर ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। द सब्सटेंस व्हिच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीजन जो देता है ऑक्सीडेशन करने के लिए, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। सिर्फ एक याद रखना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन करने के लिए जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को देता है, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन को हम बोलेंगे, हाइड्रोजन रिमूव्स ऑक्सीजन, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे इसे? रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको क्या बोलेंगे? देखो, द सब्सटेंस व्हिच रिमूव ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बेरियम सल्फेट प्लस सी, तो क्या बनेगा? BaS प्लस CO। तो ये रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए जो जो भी लगता है हमने कर दिया। अब देखो, बेरियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट बन रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन को भगा दिया, ऑक्सीजन भगा दिया मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन, और कार्बन ऑक्सीजन को पकड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट कर रहा है, तो कार्बन ऑक्सीजन को ऐड हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। तो यहां पर बेरियम सल्फेट क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, और ये कार्बन का क्या करेगा? डेफिनेटली रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है, ZnO प्लस C, यहां पर बोलो क्या आएगा? Zn प्लस CO। तो यहां पर ZnO क्या किया? जिंक में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजन को भगाया, ऑक्सीजन भगाया मतलब रिडक्शन। C ने ऑक्सीजन को पकड़ लिया मतलब ऑक्सीडेशन। ZnO क्या किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। C ने क्या किया?
रिड्यूसिंग एजेंट। हो गया। इतने सारे एग्जांपल देकर समझा रहा हूं, आशा करता हूं इससे बढ़िया तुम्हें नहीं मिलने वाला, एक एक स्टेप समझा रहा हूं। मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस HCl, ये आ गया MnCl2 प्लस H2O। मैंगनीज डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन को भगा दिया, अच्छा Cl2 बैलेंस करने की जरूरत है, तो यहां पर बैलेंस कर दिया, तो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, ऑक्सीजन भगाया मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। HCl से H2O बना, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, ऐड मतलब ऑक्सीडेशन। यहां पर MnO2 क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए ये ऑक्सीजन को दे रहा है। और हाइड्रोजन क्या, HCl क्या करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बारी कोरोसन। कोरोसन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से हर बार क्वेश्चन पूछते हैं। कोरोसन क्या होता है, द स्लो प्रोसेस ऑफ डीके ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ एयर, मॉइस्चर, एसिड इज नोन एज करोशन। मतलब किसी भी अगर मेटल को तुमने एयर, मॉइस्चर या फिर एसिड के प्रेजेंट में रख दिया तो उसे क्या देखेंगे, तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, कोरोशन देखने को मिलेगा। कोरोशन को हम एक तरह के बोल सकते हैं जी, ये जो हम देख रहे हैं ना आयरन नेल जो चमकीले वाले होते हैं, उसको तुमने कुछ दिन नॉर्मल वेदर जो बारिश में या फिर नॉर्मल वेदर में रख दिया तो ये कोरोसिव पिन बन जाएगा। ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर ऑफ अ लेयर ऑफ रेडिश ब्राउन कलर इज डिपोजिट ओवर सरफेस ऑफ द आयरन, रेडिश ब्राउन कलर का ये डिपोजिट बन जाता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe2O3, H2O। Copper object get coated with a green substance called copper carbonate with the passage of time। मतलब किसी भी कॉपर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रीनिश कलर का कोटिंग बन जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, कॉपर कार्बोनेट। देखो ये कॉपर का पाइप है, मॉइस्चर की वजह से इसमें क्या देखोगे तुम, शायद देखे होगे कि यहां पर एक ग्रीनिश कलर का कोटिंग बन गया। ये ग्रीनिश कलर का जो कोटिंग बना है ना, ये किस चीज के लिए बना है, ये बना है डेफिनेटली कॉपर कार्बोनेट के, ये कॉपर कार्बोनेट क्रिएट हुआ है। दिस ग्रीनिश सब्सटेंस इज फॉर्म्ड द ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। ओके, सिल्वर ऑब्जेक्ट बिकम ब्लैकेंड एंड लूज देयर साइन। सिल्वर का ऑब्जेक्ट क्या ब्लैक हो जाता है, उसका साइन डैमेज होता है। जैसे सिल्वर कॉइन है, तुमने हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इस मतलब किसी भी तरह हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कांटेक्ट में आ गया तो ये क्या बनेगा, ये ब्लैक कलर में बन जाता है। इसीलिए जो अब पिछले दिनों में जो राजा लोग थे वो सिल्वर का कॉइन बनाते थे, अब अगर तुम वो देखोगे तो उतना चमकीला नहीं दिखेगा, वो क्या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है, मैंने ब्लैकिश हो जाता है। दिस हैपेंड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ सिल्वर विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है उसका प्रेजेंट कर रिएक्शन करके ये सिल्वर को ये ब्लैक कलर में साइन डैमेज कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रैनसिडी। रैनसिडी क्या होता है, जब कभी भी हम ऑयल या फिर फैट को ऑक्सीडाइज्ड होता है और इवन अलाउड टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, व्हेन ऑयल एंड फैट आर ऑक्सीडाइज्ड या फिर इवन अलाउड टू स्टैंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे बिकम रैनसिड। ऑयल और फैट ये क्या बन जाता है, रैनसिड बन जाता है, इससे स्मेल निकलने लगता है। जैसे कि तुम देखोगे फूड स्मेल फॉल ऑन एंड टेस्ट चेंज होता है। फूड को अगर हमने कुछ देर रख दिया तो उसका सेंट अगर अलग हो जाएगा, स्मेल अलग हो जाएगा और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। देखो रैनसिडी प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फूड इज प्लेस्ड इन एयर टाइट कंटेनर। हम लोग क्या करते हैं, फूड को हम एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं। और चिप्स अगर हम बाजार से लाए तो चिप्स को अगर खोलेंगे तो उसमें क्या गैस होता है, नाइट्रोजन गैस। ऑक्सीजन हो तो क्या होगा, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, उसमें डैमेज हो जाएगा, इसलिए नाइट्रोजन गैस यूज किया जाता है चिप्स के पैकेट में। चिप्स आर स्टोर्ड इन अ नाइट्रोजन गैस डेफिनेटली एज लीस्ट रिएक्टिव। चलो एंटीऑक्साइड्स आर यूज टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। एंटीऑक्साइड यूज किया जाता है। फूड आर ऑल्सो स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर एट लो टेम्परेचर, इसलिए हम यूज करते हैं जैसे कि रेट ऑफ रिएक्शन कम हो। इट इज ऑल्सो एडवाइज टू स्टोर फूड अवे फ्रॉम सनलाइट एंड सनलाइट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सनलाइट से दूर रखने को बोलते हैं क्योंकि सनलाइट क्या करेगा, रिएक्शन का रेट बढ़ा देगा। तो ये था पूरा वन शॉर्ट पूरा क्लास, पहले चैप्टर खत्म। अगर ये वीडियो तुमको सच में अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है शेयर कर दो, क्योंकि ये पूरा क्लास 10 का जो साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी
पूरा तुमको एनिमेटेड सीरीज में मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए देखते हैं, आप फिरते हैं, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कंफर्म कीजिए।